दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यह स्टोरी अननोन वाइफ ऑफ बिलियनियर। आयशा ने की वसुधा से बदतमीजी। अगली सुबह इशिका उठी। आज उसके पास पास कुछ खास काम नहीं था, ऊपर से उसने यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ रखा था। वो बार बार अभिमन्यु के सामने भी नहीं जा सकती थी, तो इशिका ने बाहर घूमने का डिसीजन लिया। ब्रेकफास्ट के बाद इशिका तैयार हुई। उसने नॉर्मल डेनिम पैंट्स के ऊपर पिंक ट्यूब टॉप पहना था और ऊपर वाइट शर्ट जिसे उसने सामने से खुला कर रखा था। इशिका वसुधा के पास आई और उसने बोली, दादी क्यों ना आज हम शॉपिंग करने के लिए चले, मुझे आपके लिए ड्रेस खरीदनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी नए कपड़ों का बहुत शौक है, वसुधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इशिका ने वसुधा को तैयार किया। वसुधा के सामान में उसने महसूस किया कि वसुधा के सारे कपड़े एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किए हुए किसी डिज़ाइनर के थे। इशिका ने उन दोनों के लिए कैब मंगवाई और फिर दोनों वहां से गोवा के सबसे बड़े मॉल में पहुंची। वहां डिज़ाइनर के बनाए हुए स्पेशल कपड़े मिलते थे। वहीं उसने कुछ पहले आयशा भी मिस्टर आदर्श सिंघानिया के साथ उसी स्टोर पर आई थी। उसने आदर्श से मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, डैड आप इतना बिजी रहते हो, फिर क्या ज़रूरत है आपको मेरे साथ यहाँ आने की, मैं खुद ही शॉपिंग कर लेती। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारी चॉइस काफ़ी अच्छी है, पर यहाँ कपड़े तुम्हारे लिए नहीं, नच्ची की पर दादी के लिए खरीदने हैं। आज शाम को हम उनके यहाँ डिनर के लिए जाने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें एक अच्छी सी ड्रेस प्रेजेंट करो। आदर्श ने मुस्कुराकर काफ़ी प्यार से जवाब दिया। आयशा ने उनकी बातों पर हाँ में सिर हिलाकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं पहले उनसे नहीं मिली हूँ, कैसी हैं वो, कहीं कड़क मिजाज तो नहीं है ना, मुझे उन्हें इम्प्रेस करना होगा क्या। यस ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हें उन्हें इम्प्रेस करना होगा क्योंकि राजवंश एम्पायर के 20% शेयर्स उनके नाम हैं। वैसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अल्जाइमर की मरीज़ हैं और उन्हें कुछ याद नहीं रहता। उनकी गुड बुक्स में आने के लिए मेहनत मत करना, लेकिन उनके हेड्स की लिस्ट में भी मत आ जाना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं वह। मिस्टर सिंघानिया ने अब तक वसुधा के बारे में जो भी सुना था वो सब आयशा को बता दिया। आयशा ने मुस्कुराकर अपनी बात पर हामी भरी और फिर अपने मन में बोली, 20% शेयर्स उनके नाम है, तब तो इम्प्रेस करना पड़ेगा, आखिर फ्यूचर का सवाल है। आयशा अपनी तरफ से बेस्ट ड्रेस सिलेक्ट करने लगी हुई थी, तो वहीं इशिका भी वसुधा को अंदर लेकर गई। वो उनके लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। इशिका ने उनके लिए एक ड्रेस सेलेक्ट की और वसुधा की लगाते हुए कहा, दादी आपको ये ड्रेस ट्राई करनी चाहिए, ये कलर आप पर बहुत सूट करेगा, अगर तुम कहती हो तो पहन कर देख लेती हूँ। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा। इशिका और वसुधा आपस में बात कर रहे थे, तभी कोई उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। वो आयशा थी। उसने गौर से वसुधा की तरफ देखा और फिर अपने मन में कहा, ओह तो ये बूढ़ी औरत इसके सड़क छाप पति की दादी है। मानना पड़ेगा कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगी है ये लड़की, इतने बड़े मॉल में आने की इसकी हिम्मत भी कैसे हो गई। आयशा को शॉपिंग करने के बजाय उन्हें देख रही थी। इशिका ने वसुधा को पहनने के लिए ड्रेस दी थी, लेकिन कुछ देर उस ड्रेस को देखने के बाद वो बोली, नहीं मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है, कुछ और ट्राई करते हैं। वसुधा की बात सुनकर आयशा सरकास्टिकली मुस्कुराकर बोली, अच्छी नहीं लग रही या खरीदने की औकात नहीं है, पता नहीं इन जैसे लोगों को अंदर घुसने भी कौन देता है। आयशा ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाई। वो अपने कदम इशिका की तरफ बढ़ाते हुए तेज आवाज में बोली, इशिका तो ये तुम्हारे पति की दादी हैं। बोलते हुए आयशा ने वसुधा की तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराकर कहा, नमस्ते दादी, मैं आपकी बहू की बहन हूँ। वैसे आपने जो ड्रेस अपने हाथ में पकड़ी है वो पूरे 2 लाख रुपए की है, जिसे खरीदना तो दूर की बात है, ट्राई करने तक की आपकी हैसियत नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि थोड़ी दूर जाने पर यहाँ ठेले पर कुछ लोग कपड़े बेच रहे होंगे, वहां से जाकर कुछ खरीद लीजिए, वहां से आपको पसंद भी आ जाएगा और वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको अच्छे भी लगेंगे। अपना मुंह बंद रखो, इशिका गुस्से में बोली। आयशा का इस तरह बीच में आकर इंटरप्ट करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
अच्छा ठीक है, चुप हो जाती हूँ, ऐसा बोली। वैसे मैंने एड्रेस सही बताया ना इशिका? तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से कपड़े वहाँ मिलते हैं, ये तुम्हें पता है ना? तुम अपनी दादी सास को वहीं लेकर क्यों नहीं चली जाती, जहाँ से तुमने ये सस्ते सेल वाले कपड़े खरीदे हैं? देखने में किसी महंगे से ब्रांड के लग रहे हैं, पर मुझे अच्छे से पता है ये कि किसी फोर्थ फिफ्थ कॉपी भी नहीं होगी। आयशा जिस लहजे में इशिका से बात कर रही थी, ये वसुधा को अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में आयशा से बोली, कहना क्या चाहती हो लड़की तुम? हम क्या तुम्हें झोपड़ी में रहने वाले भिखारी दिख रहे हैं? कोई शक है क्या उसमें? आयशा ने तिरछा मुस्कुराकर कहा। वसुधा आगे और बहस करते उससे पहले इशिका ने उनका हाथ पकड़ लिया। गुस्से में वो अग्रेसिव हो सकती थी और अभिमन्यु की कहे मुताबिक गुस्सा उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। इशिका वसुधा को वहां से ले जाती उससे पहले आदर्श वहां आ गए। जब उन्होंने इस तरह उन तीनों को बहस करते सुना तो वो देखने के लिए आए। सामने इशिका एक बूढ़ी औरत के सामने खड़ी थी। आदर्श ने वसुधा की तरफ कुछ पल गौर से देखा और फिर धीरे से कहा, मिसेज वसुधा राजवंश। वो उस औरत को गौर से देखकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी बार जब वो वसुधा से मिले थे तब वो सो रही थी। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और वो बीमार थी, जबकि सामने मौजूद औरत बुजुर्ग जरूर थी लेकिन वो बीमार नहीं लग रही थी और न ही उनकी आंखों के नीचे कोई काले गड्ढे थे। लगता है मुझे ही गलतफहमी हो गई। ये मिसेज राजवंश है या? हाँ, इस छोटे से स्टोर में क्या करेंगी वो भी इशिका के साथ? आदर्श ने मन ही मन कहा। तुरंत ही उनके हिसाब से उनकी कंफ्यूजन दूर हो गई थी। आयशा ने चालाकी से मासूम बनते हुए कहा, देखिए ना डैड, ये बेवजह तमाशा कर रही है। ये बूढ़ी औरत इसकी दादी सास है। मैंने तो इसे इतना ही कहा कि ये यहाँ पर कपड़े ना खरीदे। वो इतने महंगे कपड़े के अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। हाँ तो क्या गलत कह रही हो तुम? आदर्श ने इशिका को देखकर कहा, तुम्हारी बहन तुम्हें बिल्कुल सही एडवाइस दे रही है। यहाँ बिना बिल भरने के टाइम पर तुम्हारी बहुत इंसल्ट होगी। बेहतर होगा अभी यहाँ से चली जाओ। इशिका मिस्टर सिंघानिया से बात नहीं करती थी, इसलिए उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इशिका वहां से जाने के लिए पलटी, तभी वसुधा ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, बहू ये क्या तुम्हारे पापा हैं? पापा शब्द सुनकर इशिका की आंखें नम होने लगी। उसने कभी इस शब्द का मतलब ही नहीं समझा था। आदर्श सिंघानिया ने कभी उसे पिता का प्यार नहीं दिया। बचपन में जब मालविका उसे खाना नहीं देती थी और उसे मारती पीटती रहती थी तब भी आदर्श ने कुछ नहीं कहा। वो यही कहते थे कि इशिका को मालविका की हर बात माननी चाहिए, चाहे वो गलत हो या सही। अगर सिंघानिया फैमिली में किसी के दिल में थोड़ी बहुत भी इशिका के लिए फीलिंग थी तो वो राधिका मर्चेंट थी। इशिका बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए बिना उसने कुछ बोले वसुधा की सिलेक्ट की हुई एक ड्रेस उठाई और पे करने के लिए काउंटर की तरफ जाने लगी। आदर्श नहीं चाहते थे कि पैसे नहीं होने की वजह से इशिका की इंसल्ट हो। वो उसे प्यार ना करते हो लेकिन उसके नाम के पीछे आदर्श का नाम लगा हुआ था। आदर्श तुरंत इशिका के पीछे गए और बोले, ये काफ़ी महंगी है, मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ, लेकिन आगे से तुम इस तरह की किसी जगह पर नहीं जाओगी। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगी मिस्टर सिंघानिया। इशिका ने काफ़ी पोलाइटली जवाब दिया। आदर्श कुछ कहता उससे पहले आयशा जल्दी से आई और इशिका के हाथ की तरफ इशारा करके बोली, डैड वो ड्रेस परफेक्ट है। अभी अभी मेरी डिजाइनर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये अभी नया डिज़ाइन होकर आया है, इस पर हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ये मिसेज वसुधा राजवंश के लिए परफेक्ट गिफ्ट होगा। जैसे ही आयशा ने वसुधा राजवंश का नाम लिया वसुधा जी के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। वो मन ही मन बोली, ये नाम मुझे इतना सुना हुआ क्यों लग रहा है? क्या मैं उस औरत को जानती हूँ जिसके लिए ये कपड़े लेकर जाना चाहती है? अल्जाइमर होने की वजह से वसुधा अपना नाम तक याद नहीं रख पाती थी। वो खोई हुई थी। आयशा ने अपनी तरफ से ड्रेस सेलेक्ट कर ली थी तो आदर्श ने इशिका से कहा, इशिका तुम कोई और ड्रेस सेलेक्ट कर लो, ये आयशा को दे दो, आज उसके लिए काफ़ी खास दिन है। वो अपने ससुराल जा रही है और नच की पर दादी के लिए इससे परफेक्ट गिफ्ट नहीं हो सकता। मुझे ये पसंद है और मैं ये ले रही हूँ। इतना बड़ा स्टोर है, आप कोई भी ड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। इशिका ने पूरी सख्ती से कहा। अब वक्त
वक्त बदल गया था। वो आयशा की मनमानियों को नहीं सहने वाली थी। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? एक ड्रेस ही तो मांगा है, इतनी सी बात पर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तमाशा लगाने की आदत क्यों हो गई है तुम्हें? आयशा गुस्से में बोली। इशिका और आयशा के बीच कोई बहस ना हो जाए इसलिए आदर्श ने काफी शांति से कहा, अच्छा ठीक है इशिका, तुम ये ड्रेस आयशा को दे दो, मैं इसकी 5 गुना कीमत तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। पैसे तुम्हारे काम आएंगे, तुम और तुम्हारा पति एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो। मुझे किसी के भी एहसान की जरूरत नहीं है, आप कोई दूसरी ड्रेस सिलेक्ट कर लीजिए, ये तो दादी ही पहनेंगी। इशिका ने जवाब दिया और पेमेंट करने के लिए अपना कार्ड निकालने लगी। तभी वसुधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये ड्रेस इसे दे दो, मुझे ये अच्छी नहीं लगी है, लेकिन आपने जो ड्रेस सिलेक्ट की थी उसमें यही सबसे अच्छी ड्रेस थी। हमें फिर से नई ड्रेस देखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इशिका लाचारी से बोली। वो ज़्यादा टाइम इन सब में वेस्ट नहीं करना चाहती थी। ठीक है तो फिर हम शॉपिंग नहीं करते हैं, मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, वसुधा जी ने कहा और इशिका के हाथ से ड्रेस छीनकर आयशा के हाथ में पकड़ा दी। इशिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर उसने कुछ नहीं कहा और ड्रेस वहीं पर छोड़ दी। वो वसुधा को लेकर वहां से निकल दी। वो पूरे रास्ते में बिल्कुल चुप थी। कुछ ही देर में इशिका वसुधा को लेकर पास ही के कैफे में पहुंच चुकी थी। वो उनके लिए कॉफी लेने गई थी। तभी वसुधा के मोबाइल पर एक कॉल आया। सामने से आवाज आई, मॉम आप कहाँ पर हैं? जहाँ भी हैं घर आ जाइए, क्योंकि आज सिंघानिया फैमिली हमारे घर खास आपसे मिलने के लिए आने वाली है। सामने से प्रशांत राजवंश बोल रहा था, जो नक्ष का दादा और अभिमन्यु के डैड थे। ठीक है मैं आ जाऊंगी, वसुधा ने इतना ही कहा और फिर कॉल कट कर दिया। उन्होंने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया और उनके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, इसका मतलब वो लड़की मुझसे मिलने के लिए आने वाली थी और मैं ही वसुधा राजवंश हूँ। क्या वो ड्रेस उसने मेरे लिए सिलेक्ट की थी? वसुधा को सब याद आ गया था। उन्होंने तुरंत अभिमन्यु को वॉइस मैसेज लिखते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था और मेरी बहू के साथ भी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम घर आ जाओ, तुम मेरे लिए स्टैंड लो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे प्यार करते हो और मेरे लिए खड़े हो सकते हो। मैं आता हूँ दादी, अभिमन्यु ने जवाब दिया और तुरंत अपना काम छोड़कर घर जाने लगा। वह इशिका कॉफी लेकर वसुधा के पास पहुंच चुकी थी। उसने देखा वसुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इशिका सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। तभी वसुधा ने कहा, बहू मुझे मेरे पोते का नाम याद आ गया है और ये भी कि मैं कौन हूँ। स्टोर से वापस आ जाने के बाद इशिका और वसुधा एक कैफे में बैठे हुए थे जब से प्रशांत राजवंश का कॉल आया था। वसुधा को कुछ कुछ अपनी पहचान के बारे में याद आने लगा था। जैसे ही इशिका कॉफी लेकर उनके पास आई, वसुधा ने उसे अपने पोते का नाम याद आने की बात कही। इशिका भी कब से वसुधा की असली पहचान के बारे में जानना चाहती थी। उसने तुरंत पूछा, तो बताइए दादी, आपके पोते का क्या नाम है? चीकू। उसका नाम चीकू है, वसुधा ने मुस्कुराकर बताया, जिसे सुनकर इशिका मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रही थी। इशिका ने मन ही मन कहा, चीकू ये कैसा नाम हुआ? जहां तक मुझे पता है इनका पोता किसी कंपनी का CEO होगा। उनके एम्प्लॉयज को पता चलेगा कि उनके बॉस का नाम चीकू है तो उन्हें कैसा लगेगा। इशिका अभिमन्यु के नाम पर मन ही मन हंस रही थी। तभी वसुधा ने कहा, जब वो पैदा हुआ था तब काफी कमजोर था, डॉक्टर ने तो साफ कह दिया था कि उसके बचने की चांसेस नहीं है, लेकिन उसके दादाजी को पूरी उम्मीद थी। उन्होंने अपने फेवरेट फ्रूट का नाम अपने पोते को दिया। उनके हिसाब से ये फल उनके लिए काफ़ी लकी भी था। जब भी कोई खास काम पर जाते तो चीकू खाकर जाते थे, बस इसलिए उसका नाम चीकू रख दिया। थैंक गॉड दादी, दादाजी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग से पहले वाटरमेलन खाकर नहीं जाते थे, वरना कैसा लगता जो आपके पोते का नाम तरबूज होता। इशिका ने मजाकिया लहजे में कहा, जिस पर वसुधा उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। इशिका ने तुरंत बात को बदला और कहा, अच्छा तो आपके चीकू का रियल नाम क्या है? वसुधा अपने कपड़ों की तरफ देख रही थी, इसलिए उसने इशिका की बात पर ध्यान नहीं दिया। अचानक उसने अपनी नजरें उठाकर इशिका की तरफ देखकर कहा, मेरे कपड़े मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं।
क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? हम नए कपड़े लेकर आएंगे। ठीक है दादी, इशिका ने जवाब दिया। उसके बाद इशिका ने घड़ी में टाइम देखकर कहा, ठीक है, हम शाम को आपके घर चलेंगे। तब तक मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ। आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, मैं अपना काम निपटा कर आती हूँ। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ और तुम्हारे साथ ही चलूंगी, वसुधा ने झट से जवाब दिया। उन्हें मन ही मन डर था कि कहीं इशिका शाम को उसके साथ चलने से इनकार न कर दे। वो पूरे टाइम इशिका के साथ रहना चाहती थी। उन्होंने इशिका का हाथ तक पकड़ लिया था। इशिका ने मुस्कुराकर उनकी बात पर हामी भरी। वो मन ही मन बोली, दादी कितनी क्यूट है। इन्हें ये डर लग रहा है कि मैं छोड़कर चली जाऊंगी। खैर कोई बात नहीं, इन्हें साथ लेकर जाना पड़ेगा। जबकि मुझे तो अभी अभिमन्यु से मिलने जाना था। जब तक बार बार उसके सामने नहीं जाऊंगी तब तक वो मेरी बात नहीं सुनेगा। इशिका ने एक बार फिर नई आईडी से अभिमन्यु से मिलने जाने का सोचा। इस बार वो एक डोनेशन सेरेमनी में जा रही थी। हर साल राजवंश फैमिली वहां चैरिटी करती थी। इशिका ने अभिमन्यु के शेड्यूल से पता लगाया था तो उसने देखा वो उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए जाने वाला है। इशिका ने वहां पहुंचकर वसुधा को गेस्ट रूम में ठहराया और खुद रिपोर्टर बनकर उस फंक्शन में गई। वो फ्रंट रो में जाकर बैठी थी जहां से अभिमन्यु की नज़र सीधे इशिका पर जाने वाली थी। इशिका ने अपने मन में कहा, यहाँ रिपोर्टर्स अपने मन मुताबिक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं अभिमन्यु से उसकी पत्नी के बारे में पूछूंगी तो सबके सामने जवाब देना ही होगा। सोचते हुए इशिका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो पूरी प्लानिंग करके बैठी थी। इशिका इंतजार कर रही थी कि कब अभिमन्यु आए और कब उसके सवाल पूछने पर वो उसके चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखे। अभिमन्यु उसे इग्नोर कर रहा था तो वो उससे बुरी तरह से चिढ़ने लगी थी। कुछ देर में ऑर्गेनाइजेशन ने राजवंश एम्पायर का नाम लिया तो इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया था, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वहां अभिमन्यु के बजाय पृथ्वी आया था। पृथ्वी ने स्टेज पर आते ही कहा, सॉरी जेंटलमैन, आज मिस्टर अभिमन्यु राजवंश यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमेशा से जो परंपरा चलती आ रही वो जारी रहेगी। उनकी जगह मैं डोनेशन सेरेमनी को हैंडल करूंगा। पृथ्वी को देखकर इशिका को गुस्सा आ रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला तो उस पर दिशांक का मैसेज आया हुआ था। दिशांक ने लिखा था, आपने मिस्टर अभिमन्यु राजवंश को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है। बेचारे ने अपना पूरा शेड्यूल बदल डाला। कुछ दिनों तक आपको उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। आप भी तब तक उससे दूर रहिए। मैसेज देखने के बाद इशिका ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, कितना चालाक है ये आदमी, अपना शेड्यूल बदल दिया। जो भी हो, इस तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगी। कब तक मुझसे दूर भागेगा? तलाक तो इसे मुझे देना ही होगा। इशिका बीच में भी नहीं आ सकती थी। इसने अपना काम पूरा किया और वसुधा को साथ लेकर कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की तरफ जा रही थी। इशिका ने अपने मन में कहा, तुम अपने बाकी शेड्यूल चेंज कर सकते हो पर ये नहीं। कार की टेस्टिंग होनी है और तुम्हारा वहां होना जरूरी है। इशिका ने अभिमन्यु के शेड्यूल के आगे का हिस्सा फॉलो करने का सोचा। वहां पहुंचकर वो वसुधा के साथ फैक्ट्री के सामने वाले कैफे में बैठी सामने की तरफ बैठी थी। अचानक वहां पर एक गाड़ी आई। उसमें से काम करने वाले कर्मचारी उतरने लगे। इशिका जल्दी से उठी और वसुधा से बोली, दादी आप यहीं पर रुके, मैं बस कुछ देर में आती हूँ। वहां से निकलने से पहले इशिका ने एक वेटर से कहा, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी, प्लीज तब तक आप मेरी दादी का ख्याल रखिए। ये कुछ भी खाना पीना चाहे आप उनके लिए बना दीजिएगा, मैं बिल पे कर दूंगी। ठीक है मैडम, वेटर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इशिका जल्दी से दौड़कर बाहर गई और उन काम करने वाले आदमियों की लाइन में लग गई। उसने अपनी आईडी वहां मौजूद गार्ड को दिखाई। आईडी देखने के बाद गार्ड ने कहा, सॉरी मैडम, यहाँ पर कोई भी पार्ट टाइमर अलाउड नहीं है और ना ही कोई इंटर्नी अंदर जा सकता है। अंदर से पृथ्वी सर से के स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले हैं जो कि परमानेंटली यहाँ काम करते हैं, उन्हें ही अंदर जाने को मिल सकता है। गार्ड की बात सुनकर इशिका ने आह भरी। वो समझ गई थी कि ये फैसला क्यों लिया गया था। पृथ्वी ने उसे डोनेशन सेरेमनी में भी देख लिया था। वो इस बात का खास ख्याल रख रहा था कि इशिका अभिमन्यु से दूर रहे। इशिका ने गहरी सांस ली और फिर उसे दूसरी आईडी दिखाई। उसे देखने के बाद गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया था। इशिका को अंदर जाने की परमिशन मिल चुकी थी, लेकिन वो अभिमन्यु के पास नहीं जा सकती थी। उन आदमियों के साथ इशिका काम करने का दिखावा कर रही थी। उसकी नज़र कांच की खिड़की के अंदर थी जहां अभिमन्यु ब्लैक सूट में खड़ा था। वो काफी हैंडसम लग रहा था और उसकी पर्सनैलिटी भी काफी इम्प्रेसिव थी।
कार को चेक करते वक्त वो वहां मौजूद लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। सभी उसकी बात को गौर से सुन रहे थे। अभिमन्यु ने फैक्ट्री के हेड की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया है मिस्टर वर्मा। जो भी कमियां मैंने आपको बताई है प्लीज उन्हें नोट कर लीजिएगा और उन्हें सुधार कर इसे और बेहतर बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप और बेहतर कर सकते हैं। मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराकर उसकी बात पर सिर झुकाया। बात करते हुए अचानक अभिमन्यु की नजर सामने खड़ी इशिका पर गई। उसे देखते ही अभिमन्यु के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। तो वहीं इशिका ने हवा में हाथ हिलाया। नोट अगेन, ये लड़की बार बार मेरे सामने आ कैसे जाती है? क्या इसे जरा भी अंदाजा नहीं कि ये ऐसी हरकतें करके खुद की इज्जत को किस हद तक गिरा रही है? अभिमन्यु ने आईज रोल करके कहा। फिर उसने पृथ्वी की तरफ देखकर उसे इशारा किया। उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। पृथ्वी तुरंत उस खिड़की के पास आया और उसने पर्दा लगा लिया। इशिका अब अभिमन्यु को नहीं देख सकती थी। पर्दे लगने के बाद पृथ्वी ने किसी को कॉल किया। कुछ ही देर में इशिका को फैक्ट्री से बाहर निकाला जा चुका था। पृथ्वी गुस्से में गार्ड्स के पास आया और बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि इंटर्नी और पार्ट टाइमर्स को अंदर आने की इजाजत नहीं है, फिर तुमने उस लड़की को अंदर कैसे जाने दिया? लेकिन सर, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। वह गार्ड अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी पृथ्वी उसकी बात बीच में काटकर बोला, अच्छा तो तुम मुझे सिखाओगे कि कौन क्या करता है? आगे से वो लड़की इस फैक्ट्री के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, वरना तुम्हें उसी वक्त काम से निकाल दूंगा। गार्ड को धमकाने के बाद पृथ्वी इशिका के पास गया। वो चिढ़कर बोला, मिस सिंघानिया, अब बस बहुत हो गया है। आपने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। हम तुम्हारे लेवल तक गिरना नहीं चाहते हैं, लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया है। मैं आज ही मिस्टर राजवंश से बात करूंगा और हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने वाले हैं। तुम अपने स्टॉक करके परेशान कर रही हो। मुझे भी तुम्हें परेशान करने का कोई शौक नहीं है और ना ही उन्हें। मैं बस इतना ही तो बोल रही हूँ कि एक बार सिविल अफेयर्स ब्यूरो में जाकर चेक करो। मेरी और अभिमन्यु की शादी हो चुकी है। तुम्हें एक सर्टिफिकेट ही तो चेक करना है। इशिका ने उसे समझाते हुए कहा, बस कीजिए मिस सिंघानिया, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए। शादी करने के लिए दो लोगों को साथ में कोर्ट जाना पड़ता है। वो आपके साथ कहीं नहीं गए हैं, फिर शादी कैसे हो सकती? पृथ्वी ने सिर हिलाकर कहा, वो तो मैं भी जानती हूँ। इशिका ने लाचारी से कहा। पृथ्वी उसकी हरकतों से तंग आ गया था। वो इशिका को आखिरी वार्निंग देते हुए बोला, बस बहुत हो गया मिस सिंघानिया, ये आखिरी बार था जब आप मिस्टर राजवंश के सामने गई हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि उनके मैनेजर होने के नाते मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि आप गलती से भी उनके आसपास ना आ जाए। इशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से वसुधा के पास चली गई। वहां बहस करना बेकार था। इशिका को वसुधा के साथ उसके घर भी जाना था, तो उसने अभिमन्यु को मैसेज किया, दादी कपड़े लेने के लिए घर जाना चाहती हैं, क्या आप मुझे अपने घर का एड्रेस भेज देंगे? अभिमन्यु इतना बिजी था, फिर भी इशिका का मैसेज देखते ही उसने तुरंत लोकेशन भेज दी थी। जैसे ही इशिका ने उस लोकेशन को देखा तो वह हैरानी से बोली, ये तो राजवंश विला की लोकेशन है। क्या दादी राजवंश विला में रहती है?